अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 24 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और अगले जो 4 लेक्चर्स हैं इसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, डेटा कलेक्शन प्रोसेस और रिजॉल्विंग द नॉन रिस्पांस रेट इश्यूज। दिस इज लेक्चर 24 which is the part 1 of data collection process and resolving the non response rate issues। डेटा कलेक्शन प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले सिलेक्टिंग फील्ड वर्कर्स हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद उनकी सुपरविजन है, फिर हम देखते हैं कि जो फील्ड वर्क है उसे कैसे वैलिडेट किया जाता है, और फाइनली जो फील्ड वर्कर्स हैं उनकी एवेल्युएशन कैसे होती है। बेसिकली जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो आमतौर पे उसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूरी एक टीम या ग्रुप मिलके काम करते हैं। और इसका जो सबसे एक्टिव या इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस उसमें से एक है, जिसमें एक पूरी टीम मिल के डेटा को ना सिर्फ कलेक्ट करती है बल्कि उसके एनालिसिस के लिए उसकी जो प्रिपरेशन है वो भी करती है। तो आम तौर पे ये जो ग्रुप या टीम होती है इसका एक सुपरवाइज़र होता है और बहुत सारे लोग एज फील्ड वर्कर्स इसमें काम करते हैं, जिनका काम जाके डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा कलेक्शन के लिए वो इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, वो सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तरीका जो है वो हो सकता है। तो ये जितने भी फील्ड वर्कर्स हैं ये अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस में हम देखेंगे कि ये सारा काम किस तरीके से होता है। इन फील्ड वर्कर्स की सिलेक्शन के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया जो है वो देखना पड़ता है, जैसे आप जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ फील्ड वर्कर्स कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इन्हें हेल्दी होना चाहिए, यानी ये फिट हों, एक्टिव हों, और फील्ड वर्क के लिए इनके अंदर एक स्टेमिना मौजूद होना चाहिए। फिर इन्हें आउटगोइंग होना चाहिए, जिससे मुराद ये है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है उनके साथ ये एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकें, ताकि उनका जो कोऑपरेशन है वो हासिल किया जा सके। इसके बाद कम्युनिकेशन है। जो फील्ड वर्कर्स हम सेलेक्ट करते हैं इनकी स्पीकिंग, लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इनकी जो अपीयरेंस है वो प्लेजेंट होनी चाहिए। अगर लोग नाइसली प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, उनकी जो अपीयरेंस है वो एक प्रोफेशनल लुक देगी, तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है उनके ऊपर एक अच्छा तासुर जाएगा और वो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार होंगे। फील्ड वर्कर्स को रीज़नेबली एजुकेटेड भी होना चाहिए। इनमें जो रीडिंग और राइटिंग की स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट ये है कि इन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्हें अपनी जॉब या फील्ड वर्क से मुताल्लिक कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या नॉलेज इनके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर फील्ड वर्कर्स हमारी सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उसके बाद फिर हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, और ये ट्रेनिंग मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकती है, जिनमें मेकिंग द इनिशियल कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स है, या ये ट्रेनिंग आस्किंग द क्वेश्चंस के बारे में हो सकती है, ये प्रॉबिंग के बारे में हो सकती है, ये इस चीज़ पे हो सकती है कि हमने आंसर्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, और इसी तरह हमने इंटरव्यू जो है उसको कैसे एंड करना है, इस चीज़ पे भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमने फील्ड वर्कर्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है कि जो इनिशियल कांटेक्ट है रिस्पोंडेंट्स के साथ वो कैसे किया जाता है, क्योंकि इनिशियल जो कांटेक्ट है वो कोऑपरेशन की तरफ भी जा सकता है, और अगर वो अच्छा नहीं है तो उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो हमारे सवालों के जवाब ही ना दें। इसीलिए जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे होने चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट है उसको लगे कि उसकी जो पार्टिसिपेशन है इस सर्वे के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो जो बात कह रहा है, वो जो ओपिनियन दे रहा है उसकी एक वेटेज है, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। दूसरा, हमने उन्हें इस चीज़ पे तैयार करना है कि सवाल कैसे पूछे जाएं।
क्योंकि देखें, जो क्वेश्चन पूछना है ये भी एक आर्ट है, और अगर वर्डिंग में थोड़ी बहुत भी चेंज आ जाए या उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाए या जिस अंदाज में हम सवाल पूछ रहे हैं वो मैनर चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से बायसनेस क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जो फ्रेजेस हैं उनको चेंज करना या ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करना इंटरव्यू के दौरान, इसकी वजह से जो रिस्पांस है रिस्पोंडेंट्स का वो भी चेंज हो सकता है। उस चीज़ से बचने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं फील्ड वर्कर्स को, वो उनके मुताबिक काम करें। सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चनियर है उसका पर्पस क्या है, फिर उस क्वेश्चनियर का स्ट्रक्चर कैसा है, जो वर्डिंग उनके सामने लिखी है उन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो बोलनी है। फिर सवाल जब पूछना है उन्होंने तो उसको आहिस्ता से बोलना है। आहिस्ता बोलने से मुराद है कि जो बोलने की स्पीड है वो कम होनी चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसको सवाल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर अगर उसे सवाल समझ नहीं आया तो सवाल को रिपीट करना चाहिए, एक दफ़ा, दो दफ़ा, या जितनी बार भी ज़रूरत हो। और जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चनियर में मौजूद हैं, वो सारे सवाल उसे करने चाहिए। और जहाँ जहाँ भी कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे प्रॉबिंग होनी चाहिए वहाँ पे प्रॉबिंग की टेक्निक भी यूज़ करें। ये टेक्निक हम आगे पढ़ते हैं। जी, प्रॉबिंग की जो टेक्निक है ये रिस्पोंडेंट्स को बेसिकली मोटिवेट करती है कि वो किसी सवाल का जो जवाब है वो ज़्यादा लेंथ के साथ दें, या जो जवाब उन्होंने दिया है उसे एक्सप्लेन करें या उसे क्लैरिफाई करें, या मज़ीद उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करें। तो प्रॉबिंग की टेक्निक्स किस तरीके से अप्लाई हो सकती हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी, ये प्रॉबिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं और इनके जो रिज़ल्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्योंकि जब आप सेम वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो ये रिस्पांस को हासिल करने में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तो रिस्पोंडेंट को लगता है कि ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा सोच समझ के उसका जवाब देने की कोशिश करता है। फिर दूसरी जो प्रॉबिंग की टेक्निक हो सकती है वो रिपीटिंग द रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई है। रिस्पोंडेंट ने जो आपको जवाब दिया, आप उसी के अल्फाज को उसके सामने दोहराते हैं। ये जो रिपीट करना है ये स्टिमुलेट करता है रिस्पोंडेंट को कि वो मज़ीद उसके जवाब में कुछ इजाफा कर सके। तीसरा है यूजिंग ए पॉज। जब रिस्पोंडेंट ने आपको जवाब दिया तो आप थोड़ी देर अगर खामोश रहेंगे, एक साइलेंट पॉज जो है वो आएगा, तो ये एक क्यू बन जाता है रिस्पोंडेंट के लिए कि वो अपने जवाब में मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करे। फिर समटाइम्स ये होता है कि जो रिस्पोंडेंट है वो हेजिटेंट होता है किसी सवाल का जवाब देने में। वो हो सकता है कि ज़्यादा विलिंग ना हो, या हो सकता है कि इनएबिलिटी की वजह से वो उसका जवाब ना दे सके। तो ऐसी सूरत में हम उसे थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, मुख्तलिफ फ्रेजेस या वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, कि आप इसका जो भी जवाब देंगे वो आपका एक ओपिनियन है, जस्ट वांट योर ओपिनियन, या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है आप उसके मुताबिक जवाब दें। जब इस तरह की फ़िक्रें हम रिस्पोंडेंट से कहते हैं तो कुछ ना कुछ जवाब वो ज़रूर देता है। इसके बाद है हम उससे मज़ीद क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम उसे कह सकते हैं कि जी आप अपने जो जवाब है, रिस्पॉन्स है, उसे एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे, या आप इसे मज़ीद कुछ क्लैरिफाई कर सकते हैं, मज़ीद इसकी वजाहत कर सकते हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा हम कुछ कमेंट्स जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे एनी अदर रीज़न। हमने कोई सवाल पूछा, उसकी कुछ रीज़न्स उन्होंने बताई। एनी अदर रीज़न जब हम कहते हैं तो हो सकता है कि वो मज़ीद उसमें कुछ ऐड करें। एनीथिंग एल्स में भी इसी तरह ही है कि वो अपने आंसर में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन या रीज़न जानना चाह रहे हैं तो वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों समझते हैं, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। या व्हाट नेक्स्ट, हम किसी फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में या फ्यूचर प्लान के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ की नेक्स्ट जो शेप है वो क्या होगी, नेक्स्ट उसका स्टेप क्या होगा, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो रिस्पोंडेंट जो है वो उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें दे सकते हैं।
जब किसी सवाल के साथ हमें कुछ पॉसिबल उसकी प्रॉबिंग जो है वो नज़र आ रही हो, तो हम इंटरव्यू के क्वेश्चनियर के अंदर ही वो जो प्रॉबिंग का एक क्यू है या एब्रीविएशन है वो लिख लेते हैं। दुनिया में स्टैंडर्डाइज एब्रीविएशन इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ जो प्रॉबिंग्स हैं उसके लिए, और सवाल के साथ लिखने का मकसद ये होता है कि जब इंटरव्यूअर सवाल करेगा और रिस्पोंडेंट जवाब देगा तो उसी टाइम पे वो उस प्रॉबिंग टेक्निक को यूज़ कर सके। मिसाल के तौर पे एनी अदर रीज़न को कंप्लीट लिखने की बजाय ए ओ और क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा जाएगा। एनी अदर्स को सिंपली अदर्स क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। एनीथिंग एल्स को ए ई के साथ लिखा जाएगा। इसी तरह मैं चंद एक एग्जांपल्स देता हूँ। रिपीट क्वेश्चन को आर क्यू लिखा जाता है। इसी तरह से वाई डू यू फील दिस वे, इसको वाई लिखा जाएगा। तो ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड जो एब्रीवेशंस हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमने फील्ड वर्कर्स को ट्रेन करना है कि उन्होंने आंसर्स को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग का फॉर्मेट है जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो एक जैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें किसी किस्म की बायसनेस ना आ सके। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं और जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं दोनों के रूल्स डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पहले से तैयार करते हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान हमारे जहन में आते हैं और वो सवाल हम पूछ लेते हैं। या बाज़ दफ़ा जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी स्केल के साथ वो एसोसिएटेड होते हैं, जो हमारे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं, और जो अनस्ट्रक्चर्ड हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बहरहाल जो गाइडलाइंस हैं वो इस तरह से हैं कि हमने जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं इंटरव्यू के दौरान सबको रिकॉर्ड करना होता है, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो सकती है, टेप रिकॉर्डर के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, या इसको कैमरा के ज़रिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा, हम इसे मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं नोट टेकिंग की शक्ल में। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनकी रिकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट के अपने वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। जो उसने बोला था, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो उसी तरह से हम यूज़ करेंगे। फिर हमने उसके जो आंसर्स हैं उनको समराइज़ नहीं करना, बल्कि जो बात उसने की, जितनी बात की, उसको एज सच हम इंक्लूड करेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी हम शामिल करेंगे। जैसे क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ अगर हमने कोई प्रॉबिंग यूज़ की थी, कोई कमेंट यूज़ किया था, वो सारे के सारे उसके साथ ही आ जाएंगे। और जैसे जैसे जो जो रिस्पांस जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में आए हैं, उसी तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद है कंक्लूडिंग द इंटरव्यू। देखें, इंटरव्यू को ख़त्म करना भी एक फ़न है, एक आर्ट है, और इसकी भी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए। तो इससे पहले कि इंटरव्यू को ख़त्म किया जाए, इंटरव्यूअर को चेक करना चाहिए कि क्या वो तमाम सवाल पूछ चुका है, और क्या तमाम जो रिस्पॉन्सेज थे रिस्पोंडेंट की तरफ से उनको वो रिकॉर्ड कर चुका है। फिर अगर रिस्पोंडेंट बाज़ दफ़ा कोई सवाल पूछना चाहता है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको उसके जो जवाब हैं वो अच्छे तरीके से देने चाहिए, और जो इंटरव्यू है इसे एक पॉजिटिव नोट के ऊपर, पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर जो है वो एंड होना चाहिए। इसके बाद आप रिस्पोंडेंट का शुक्रिया अदा करेंगे और जो अप्रिशिएट है वो करेंगे कि उसने आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो दी। डेटा कलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नंबर 3 है सुपरविजन ऑफ फील्ड वर्कर्स। देखें, हमने जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, फिर हमने उनको ट्रेन कर लिया। अब हमने उनकी सुपरविज़न करनी है, और ये सुपरविज़न मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकती है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल और एडिटिंग के हवाले से सुपरविज़न कैसे होगी कि हमने जितने भी प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको हम, उसका एक रिकॉर्ड जो है वो अपने पास रखेंगे। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक हिस्सा है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें एडिशनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और इसको भी हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे।
सुपरवाइज़र को चाहिए कि वो ख़ुद भी कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे, ताकि उसको जो इंटरव्यूअर है उसकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में अंदाज़ा हो सके कि इस तरह के मसले उसे आ सकते हैं, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी वो स्टेप्स है वो लेगा। इसके बाद जो सुपरवाइज़र है इसको क्वेश्चनियर्स कलेक्ट करने चाहिए जो इसकी टीम है या फील्ड वर्कर्स है, और उन्हें डेली बेसिस पे एडिट करना चाहिए। एडिटिंग का जो भी काम है वो आगे उसकी डिटेल आएगी। इसी तरह से सुपरवाइज़र को जो वर्किंग आवर्स हैं और इसके जो एक्सपेंसेस हैं इसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखना चाहिए, और इसे ख़ास तौर पे जो वर्क स्केजुलिंग है यानी जो टाइम स्केड्यूल है उसको भी जहन में रखना है, क्योंकि टाइम और बजट लिमिटेड होते हैं। तो हमने इन टाइम जो अपना काम है वो मुकम्मल करना होता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम इसे कंट्रोल में रखेंगे, मॉनिटरिंग जो है वो इसकी साथ साथ होती रहेगी।